एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब आपको दिखाते हैं बजट पर विस्तार से खबरें। देखिए, मोदी सरकार ने आज बजट पेश किया तो इस बजट में चुनाव की झलक भी दिखाई दी। विरोधियों ने बजट को चुनावी तक करार दे दिया। असल में 5 राज्यों में चुनाव अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, बजट में उन राज्यों का नाम लेकर के योजनाओं का जिक्र किया गया है और इस जिक्र पर राजनीति हो रही है। तो बीजेपी इस बजट में जीत का रास्ता देख रही है। आज इस रैली में बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, बंगाल में किसी भी दिन बज सकता है चुनावी बिगुल। मैं आज इस रैली में बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल सरकार बंगाल के अंदर घुसपैठ को रोक सकती है क्या? आप जोर से बताइए, रोक सकती है? हर घर में सुविधाएं पहुंचाने में जुटी है और यहाँ पर भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के अलावे और कोई एजेंडा ही नहीं है। मोदी सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ममता दीदी की सरकार भतीजा कल्याण में व्यस्त है। ममता बनर्जी से सत्ता छीनने के लिए जोर लगा रही है बीजेपी। बंगाल की जनता ने कम्युनिस्ट सरकार हटाने के वक्त सुना था, वो परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक ऐसी सरकार देगी जो बंगाल की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुधारेगी, बंगाल के अंदर रोजगार का निर्माण करेगी, बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित करेगी, बंगाल के अंदर घुसपैठ को पूर्णतया रोक देगी, बंगाल के अंदर हर किसान को प्रतिमाह 6,000 रुपया मिले, इसकी आय दुगनी हो, इसकी व्यवस्था करेगी। असम से तमिलनाडु तक में सत्ता के लिए बीजेपी का जोर। बंगाल के सरकारी कर्मचारी को इनके अधिकार की पूरी तनख्वाह मिले, इसकी व्यवस्था करेगी और एक टोलबाजी और तुष्टीकरण दोनों को पूर्णतया समाप्त कर देगी। भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के अलावे और कोई एजेंडा ही नहीं है। अगले कुछ दिनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और उस चुनाव से पहले मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें चुनावी राज्यों का खास ख्याल रखा गया है। आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। अगले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 5 में से सिर्फ एक राज्य असम में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की कोशिश इस चुनाव में असम की सत्ता बरकरार रखने के साथ ही बाकी राज्यों में मजबूत होने की है। और इसी मजबूती के लिए मोदी सरकार ने चुनावी राज्यों के लिए खजाना खोला है। चुनावी राज्यों में सड़क विकास के लिए 2.25 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। एक तरीके से इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि सड़क का जाल बिछाकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान, पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर हाईवे का निर्माण, हाईवे पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और सरकार के इस ऐलान से पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता गदगद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पहले। माननीय अटल जी ने जो शुरू किया था पूरे देश को और रोड के माध्यम से जोड़ने का, उस समय भी आप उसका लाभ देश को मिल रहा है और जहाँ जहाँ नहीं लाभ हुआ उसका अभी हो रहा है। अभी नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल का जो रोड है हमारा, वो अच्छा नहीं है, सिंगल रोड है, उसको
काम पहले से चल रहा था उसको दुरुस्त करने के लिए ये भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। हम पहले से बोल रहे हैं, हमारे बंगाल के नौजवान गुजरात में जाते हैं नौकरी के लिए, तो हम गुजरात जैसा उद्योग वहाँ लगाना चाहते हैं, उसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसी दिशा में ये कदम है। सब ये रोड का पहले से आप लोगों से कुछ बात हुई, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आपके पास कोई डिटेल? नहीं, हमारे पास कुछ बात नहीं है। हम लोगों ने हमेशा आग्रह करते रहे कि कम्युनिकेशन एक बड़ी बात होती है। बंगाल बड़ा प्रदेश है, ऊपर से नीचे 700-800 किलोमीटर लंबा है और समय बहुत लगता है, तो इसीलिए रोड कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए तो इंडस्ट्री भी हो सकती है। मुझे लगता है कि सरकार ने उसी दिशा में सोचते हुए आगे कदम बढ़ाए हैं। साथ साथ जो एक और फ्रेट कॉरिडोर इधर से आ रही है, विशाखापत्तनम से लेकर खड़गपुर होकर डनकुनी तक, इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। चाय बगीचा काफ़ी दिन से रुग्णावस्था में है, उसको ठीक करने के लिए भी 1000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट उसमें हो रहा है, जिसमें कि वहाँ का ज़्यादा मजदूर है, उनके परिवारजन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, चिकित्सा की सुविधा हो, इस दृष्टि से 1000 करोड़ का विशेष रूप से वो इन्वेस्ट हो रही है। टीएमसी बजट को विजन लेस कहकर हमला कर रही है। महाराष्ट्र के लिए तो कुछ भी नहीं है। एक 2000 रुपया नासिक को दिया, बस वो ठीक है। और 5000 करोड़ का जो है वो मेट्रो, अब पता नहीं वो मेट्रो कितने जो वापरते नहीं वापरते, वो बात अलग है, वो अलग से बोलेंगे। मगर जो राज्य 1,86,000 करोड़ रुपए जीएसटी देता है, उसको कुछ भी नहीं। जो 30-40 हजार करोड़ रुपया जीएसटी देता है, वह 35,000 करोड़ रुपया रास्ते बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। साउथ में भी वैसा ही। क्यों? वहां चुनाव है। तो ये दूसरे एंगल से देखा जाए तो चुनावी बजट है ना, किसानों का फायदा है, नुकसान ही है। जब डीजल पेट्रोल बढ़ेंगे, नुकसान ही है सबका। इंडिया ফার্স্ট পেপারলেস বাজেট, মানে পেপারে আর আপনি দেখতে পাবেন না, ওটা কোথায় লুকিয়ে রেখে দেবে একটা আইটিতে চুপচাপ করে, ওই মালপুয়ারা রেখে দেবে লুকিয়ে। রেলওয়ে সোল্ড বিক্রি, এয়ারপোর্ট সোল্ড বিক্রি, পোর্ট সোল্ড বন্দর বিক্রি, ইন্স্যুরেন্স সোল্ড বিক্রি, পিএসইউ আরো 23টা বিক্রি। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि सड़कों के इस जाल से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो हिंदुस्तान के इतिहास का ये पहला बजट है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी है। और जो 6 पिलर पर वित्त मंत्री जी ने बात की, उसमें हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और विशेष रूप से जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, 115, उनके लिए विशेष सोचा गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, पावर, वाटर ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट्स, और इससे इंपोर्ट बचेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमी तो मजबूत होंगी, इथिक्स यानी सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की तरफ तो हम जा ही रहे हैं, और दूसरी ओर रोजगार निर्माण होने से इकोनॉमी मजबूत होगी, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बढ़ेगा। बात सही भी है, क्योंकि जाल सड़क का होगा तो पहुंच आसान हो जाएगी, और जब पहुंच आसान होगी तो जिंदगी भी आसान हो जाएगी। पश्चिम बंगाल और असम में चाय उत्पादन को मजबूती देने के लिए 1000 करोड़ रुपए टी वर्करों को देने का ऐलान किया गया है, और इस ऐलान का सीधा फायदा दोनों राज्यों के 25 जिलों के लोगों को होगा। असम में चाय उत्पादक 21 जिले हैं, जहां 94 विधानसभा सीटें हैं। जिन जिलों को फायदा होगा उसमें से 4 पश्चिम बंगाल में हैं, जिनमें 18 विधानसभा सीटें हैं। असम में 6 लाख और बंगाल में 5 लाख लोग चाय के कारोबार से जुड़े हैं। আগের বার ইলেকশনের আগে বলেছিল 7 চাय बागान हम खोल देंगे, বলেছিল কি বলেনি? এই चाय बागान का मजदूर अगर कोई है तो आप लोगों को पता है कहा था कि नहीं कहा था? और आज क्या किया? फिर बोला हम 1000 करोड़ दिया, किसमें दिया? पहले तो जो बोला था वही नहीं किया। कभी आप करते कुछ नहीं, खाली झूठा बोलते हैं और झूठा आरोप कर लगाते हैं, यही आपका काम है, और कोई काम नहीं है, खाली झूठा भाषण करना। तो इसी के लिए मैं आपको कहने चाहूंगी, कोई बात आप विश्वास मत कीजिए। बंगाल में रोड बनाएगा चुनाव का टाइम में, বাংলায় নাকি রাস্তা বানাবে। বাংলায় রাস্তা দেখাচ্ছে, বাংলায় রাস্তা বানানোর দরকার নেই। যাও গিয়ে কৃষকরা বসে আছে, এই টাকাটা কৃষকদের দাও,
ওই বিল উইথড্র করে নিয়ে বাংলায় রোড আমরা বানিয়ে নেব ইলেকশনের সময় এই রাজনীতি করবে না। वैसे तो चाय उत्पादन को सरकारी मदद की जरूरत थी ही, लेकिन चुनावी मौके पर सरकार ने चौका लगाकर चाय कारोबार के लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है। 400 करोड़ की लागत से देश में 5 फिशिंग हब बनाए जाएंगे। इनमें से एक पश्चिम बंगाल के पेटुआ घाट में होगा। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ और असम में 34,000 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे पर खर्च होंगे। पश्चिम बंगाल और असम के अलावा तमिलनाडु में भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू हो जाएगा। 1100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे केरल में भी बनेगा। इसके अलावा देश भर में बनने वाले 7 टेक्सटाइल पार्क और मछली उत्पादन का फायदा भी तमिलनाडु को मिलेगा। इसके अलावा मेट्रो का विकास भी इन चुनावी राज्यों को। अब देखिए, पीएफ में ब्याज से होने वाली कमाई पर अब टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है। नए साल से अगर किसी का पीएफ योगदान 2.5 लाख रुपए है तो उसे उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा। नया प्रावधान पीएफ और पीपीएफ दोनों पर लागू होगा। इसे आपको अब विस्तार से समझाते हैं इस रिपोर्ट में। पीएफ से ब्याज के जरिए पैसा बनाने वाले करोड़पतियों पर सरकार की पैनी नजर है, क्योंकि पीएफ पर आज भी किसी बैंक के सेविंग अकाउंट, यहां तक कि एफडी से भी ज्यादा ब्याज मिलता है। ये करीब करीब 8% के बराबर होता है। इस आकर्षक ब्याज के लिए लोग पीएफ और पीपीएफ में मोटी रकम जमा करते हैं और इंटरेस्ट पाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए बजट में वित्त मंत्री ने इसका प्रावधान कर दिया है, जिसके मुताबिक सालाना 2.5 लाख से ज्यादा के पीएफ योगदान के ब्याज पर टैक्स लगेगा। मान लीजिए कोई सालाना 5 लाख रुपए पीएफ जमा करता है तो 2.5 लाख के ब्याज पर टैक्स लगेगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि पीएफ के साथ पीपीएफ में जमा होने वाले पैसे को भी जोड़ा जाएगा, यानी किसी एक में या फिर दोनों मिलाकर अगर आपके हिस्से का योगदान सालाना 2.5 लाख से ज्यादा है तो इसके ब्याज पर टैक्स देना होगा। अब इसका पूरा गणित आसानी से समझिए। अगर सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है तो आमतौर पर 8% पीएफ में जाता है, यानी 80,000 रुपए, तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर सैलरी 30 लाख रुपए है तो पीएफ का हिस्सा 2,40,000 रुपए होता है, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी 50 लाख रुपए है तो पीएफ का हिस्सा 4 लाख रुपए बनता है। इस पर जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा, यानी 12,000 रुपए के टैक्सेबल अमाउंट पर ब्याज देना होगा। यानी कुल मिलाकर 30 लाख रुपए सालाना की सैलरी वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। उससे ज्यादा सैलरी वालों को टैक्स देना होगा, और यही सरकार का मकसद भी है। कि सपोज किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10 लाख रुपया है, अब 10 लाख में 8% सपोज उनका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, तो 80,000 उनका कंट्रीब्यूशन हुआ। तो 80,000 चूंकि 2,50,000 से कम है तो कोई भी उस पर इंटरेस्ट नहीं बनता है और कोई भी टैक्स उनका नहीं लगेगा इस पर। अगर उनकी इनकम 30 लाख रुपया है, 30 लाख पर 2,40,000 रुपया उनका कंट्रीब्यूशन बनता है, वो भी 2,50,000 से कम है, तो इस पर भी किसी तरीके का टैक्स का एडिशन नहीं होगा। लेकिन इनकम अगर 50 लाख है, 50 लाख है तो अगर 8% कंट्रीब्यूशन अगर मानते हैं तो 4 लाख रुपया उसमें कंट्रीब्यूशन उनका हो जाता है। 4 लाख चूंकि 2,50,000 से ज़्यादा है, जो एक्सेस जितना होगा 1,50,000 पे जितना इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट मान लेते हैं कि हम 8% इंटरेस्ट बनता है तो 12,000 रुपया वो फिगर हो जाता है। तो 12,000 रुपया उनकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? एबीपी न्यूज के सवाल पर खुद वित्त मंत्री ने इसे समझाया है। वित्त मंत्री जी, यहाँ पीछे प्रणय उपाध्याय हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल ये है कि बजट के अंदर एक प्रस्ताव रखा गया है कि जो भी हाई इनकम एम्प्लॉयज हैं उनके प्रोविडेंट फंड से जो इनको टैक्स में जो इंटरेस्ट में इनकम होती है उसका कैप 2.5 लाख के करीब रखा गया है। क्या आप इसे थोड़ा सा समझा पाएंगे कि क्या एग्जैक्टली ये प्रोविजन है? अप टू 2.5 lakhs we have kept as a ceiling that you can annually give it for this purpose, for which you get tax exemption, for which you get at 8% guaranteed interest return on that money, even that is tax exempt. What we have done now is this fund is actually for the welfare of the workers, no doubt. And workers are not going to be affected by it because anyone who earns less than 2 lakhs per month will still be paying his 12% without a hitch. It is only for big ticket money
which comes into it because it has tax benefit and also assured about 8% return. You find huge amounts, some to the extent of 1 crore also being put into this each month. For somebody who puts 1 crore into this fund each month, what should be his salary? So for him to give both tax concession and also an assured 8% return, we thought is probably not comparable with an employee with about 2 lakhs who puts that money, gets tax concession and also gets 8% return. So we are not reducing any worker's right, but at the same time getting tax exemption and also getting 8% rate of interest for somebody who puts 1 crore per month into the account, we thought maybe is not right, and therefore we have put that ceiling. किसानों और सरकार में दरअसल ठनी हुई है। हम जानते ही हैं किसान तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस तनातनी के बीच जब बजट पेश हुआ तो किसानों पर खास ध्यान था सरकार का और फोकस भी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा तो साथ ही इस दिशा में उठाए गए कदमों को भी गिनाया और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि इस बजट के दिल में गांव हैं, किसान हैं। इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। जिस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपने बजट भाषण में किसानों की बेहतरी के दावे कर रही थी, उसी वक्त दिल्ली की चौहद्दी पर किसानों की नाराजगी अपने हक के लिए आंदोलन कर रही थी। किसानों की सरकार से तनातनी चल रही है, लेकिन सरकार ने अपना खजाना खोला तो किसानों का संकल्प वित्त मंत्री के बजट भाषण में कैद था। The proposals in Parte will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income. अगले 1 साल के लिए सरकार ने अपना बही खाता जनता के सामने रख दिया। किसानों की नजर अपने हित पर थी और विपक्ष की नजर किसानों को लेकर सरकार के ऐलान पर। And inclusive development, among others. इसीलिए जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये कहा कि उनका बजट और उनकी सरकार किसानों के लिए समर्पित है, वैसे ही विपक्षी बेंच की तरफ से नारे उछाले जाने लगे। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. कोरोना काल के इस बजट पर सबकी नजर थी। खासकर किसान आंदोलन को देखते हुए हर कोई जानना चाहता था कि सरकार किसानों के लिए कैसे कदम उठाती है। सरकार ने बजट में दोहराया कि वो किसानों की आय अगले साल तक 2 गुना करने के अपने संकल्प पर कायम है। सरकार का दावा है कि उसने पिछली सरकारों की तुलना में गेहूं और धान समेत कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। सरकार का दावा है कि पिछले 6 साल में कृषि खरीद में लगातार वृद्धि से किसानों को लाभ हुआ है। सरकार पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर जोर दे रही है। लघु सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बजट में कृषि ऋण का लक्ष्य 16,50,000 करोड़ रुपए तक कर दिया है। सरकार बार बार कह रही है कि उसने किसानों की बेहतरी के लिए ये कदम उठाए हैं, लेकिन चाहे विपक्ष हो या आंदोलन पर बैठे किसान और उनके नेता, किसी को भी बजट पसंद नहीं आ रहा। हमारी उम्मीद थी कि किसानों की चलते सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी। एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। एमएसपी की मतलब एमएसपी उस खरीद उस रेट पे जारी रहेगी तो बोला ना। ऊपर अलग है, बात अलग है। एमएसपी की इजाफा नहीं हुई, नंबर 1। और जो बात किया गया है कि प्रोक्यूरमेंट बहुत हुई,
तो जब प्रोक्योरमेंट बहुत होते हैं, जब सब कुछ तुम किसान की पक्ष में रखते हो, तो तुम कानून लाने की क्या जरूरत है? तो बिना कानून सब किसानों की पक्ष में इतना काम करते हो, तो कानून लाने की क्या जरूरत है? ये भी तो सवाल है। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्तर प्रदेश में जानना चाहता हूँ कि कितने किसानों को धान की कीमत MSP मिली है, क्योंकि सरकार दोनों उनकी है, दिल्ली की सरकार उनकी, उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी है। वो धान में बताएं, क्या गन्ने का बकाया अभी है कि नहीं है? गन्ने का बकाया है, मक्के का क्या मिला उनको MSP? When you look at some of the specific promises being made, for example on MSP, where have they fulfilled their previous promises on MSP? संसद की गलियारों से सड़क और खेत खलिहानों तक आज किसानों के सवाल अपने जवाब मांग रहे हैं। जवाब सरकार दे भी रही है, लेकिन उस पर किसानों में रजामंदी नहीं बन रही है। मोदी सरकार का यह बजट उस वक्त आया है जब किसान को लेकर के देश की सियासत गर्म है। किसान पिछले 2 महीने से आंदोलन पर हैं और सरकार की उन्हें मनाने की हर कोशिश नाकाम रही है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि बजट में किसानों के लिए ऐसा कुछ होगा जिससे उनकी नाराजगी और कृषि कानून को लेकर के भ्रम दोनों दूर हो जाए। वित्त मंत्री ने भी किसानों को निराश नहीं किया और उनके सुनहरे भविष्य के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change. श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी तो सबकी नजर इस बात पर थी कि उनके पिटारे से किसानों के लिए क्या निकलने वाला है। जैसे ही वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किसानों के लिए पहली लाइन बोली, वैसे ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change. दरअसल ये हंगामा इसलिए क्योंकि किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से दिल्ली की सीमा पर जारी है। किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और सरकार के साथ कई राउंड की बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में जो सबसे बड़ी आशंका है वो MSP और मंडियों को लेकर है। वित्त मंत्री का फोकस भी इसी पर था। For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. वित्त मंत्री ने आंकड़ों के जरिए सरकार का पक्ष रखा और यूपीए सरकार से तुलना कर ये बताने की कोशिश की कि मोदी सरकार लगातार किसानों की उपज की खरीद बढ़ाने का काम कर रही है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने MSP को लेकर खड़ी हुई आशंका दूर करने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने कहा कि MSP को बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक गेहूं के लिए किसानों को 75,060 करोड़ और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान किया गया है। धान के लिए 1,72,752 करोड़ रुपए का भुगतान होने का अनुमान है। यही नहीं, कृषि उत्पादों में 22 और उत्पादों को शामिल किया गया है। सरकार का जोर इस बात पर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे। वित्त मंत्री ने बताया कि MSP का फायदा लेने वाले किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सरकार की कोशिश है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। The proposals in Parte will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India. वित्त मंत्री के बजट भाषण में फोकस इस बात पर था कि सरकार किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश करे। नए कृषि कानून के चलते किसानों को इस बात का डर है कि आने वाले वक्त में APMC व्यवस्था यानी मंडियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए APMC को एग्री इंफ्रा फंड के तहत लाने का ऐलान कर दिया। इसमें किसान को जो है वो लाभ ये मिलेगा कि इन्होंने मंडी स्ट्रक्चर, क्योंकि इस वक्त किसान का फोकस मंडियों पर है कि भाई हमें ये मंडी स्ट्रक्चर जो है हमें यही सूट करता है, ये चाहिए। इसमें कहीं भी उसको कम करने की या उसको हटाने की नहीं, बल्कि उसको और ज़्यादा मजबूत करने की पर भी। इसके जरिए सरकार 1000 मंडियों को ई-नाम से जोड़ेगी। ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार है। ई-नाम के तहत 1,68 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसके जरिए 1.14 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। सवाल यह है कि सरकार भले ही किसानों के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसान क्या इसे मानने के लिए तैयार है? क्या वो सरकार पर भरोसा करेंगे? फिलहाल तो ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती है। किसान नेताओं को अभी भी सरकार की मंशा पर शक है। इन्होंने सपने दिखाए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है। तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं खत्म होगा। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से नहीं मिल रहा। एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ उन्हें लेकर हो रही सियासत। ऐसे में इस विपक्ष को इस बजट में किसानों के लिए कुछ नजर नहीं आया। जो सभी फसलों के दाम का ऐलान तो जो भारत की मांग थी, भारत के किसान की मांग, वो तो हुआ नहीं। बजट में जो भी खबरें आ रही हैं, अभी पूरी तरह भी इस पर टिप्पणी करना उचित तो नहीं होगा। जितनी फसल की खरीद के लिए रखे जा रहे हैं पैसे, तो पंजाब हरियाणा के लिए खप जाएंगे, तो वो पहले भी रखे जाते थे। तो दिखाया जा रहा कुछ अंदर है नहीं। किसान आंदोलन अब इतना आगे जा चुका है कि किसान संगठन अपने पांव पीछे खींचने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सियासत भी है जो उन्हें वापस लौटने नहीं दे रही। जो ये बात कही जा रही है कि अगर सरकार इस बजट में किसान सम्मान निधि की जो राशि है प्रति साल 6,000 रुपये की, उसमें बढ़ोतरी कर देती तो जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर असर पड़ता और शायद नरम पड़ते किसान, या आंदोलन वापस लेने की भी बात सोच सकते थे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सरकार किसान सम्मान निधि अगर तिगुना भी कर देती तो भी इस आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बजट के जरिए मोदी सरकार की कोशिश इस बात की थी कि किसान ये समझ पाएं कि सरकार उनकी भलाई के लिए ये तीनों कानून लेकर आई है। फिलहाल संसद से उठी किसान हितों की बात आंदोलन में बैठे किसानों तक कितनी पहुंच रही है, ये कहना मुश्किल है। गई खेती और मंडियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इसके लिए पैसा आएगा कहां से। इस सवाल का जवाब बजट के तुरंत बाद मिल गया जब पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगा दिया गया। हालांकि सरकार ने इस बात का ख्याल रखा कि इस सेस का असर आम आदमी पर ना पड़े। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगा दिया है। हालांकि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन बाद में इसका ऐलान किया गया। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि इस सेस का असर कंज्यूमर पर नहीं पड़ेगा। Agricultural infrastructure development cess is something which we are bringing in without on any one single item wherein we are putting the cess, the end consumer paying more than what he is paying today. It is just a restructuring we've done, for instance, of the basic customs duty. End of the day, the consumer has ended up paying that much only or less. In no category has he ended up paying more after the agricultural infrastructure development cess. ये सेस सरकार तेल कंपनियों से वसूलेगी। 2 फरवरी से ये सेस लागू होगा। हालांकि तेल कंपनियों पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसलिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है। दरअसल सरकार की कोशिश इस सेस के जरिए होने वाली आय से देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की है, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का दावा है कि आने वाले वक्त में इस सेस के चलते महंगाई बढ़ेगी। सेस को लेकर सरकार पर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन किसानों की भलाई के लिए सरकार ये रिस्क भी उठाने को तैयार है।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीए ने किसान आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की निंदा की है। एनबीए ने कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के पत्रकार निष्पक्ष तरीके से किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहे थे और सभी पक्षों को सामने रख रहे हैं। पत्रकारों के खिलाफ दर्ज केस को खत्म किया जाए और पत्रकारों को बिना किसी डर के उनका काम करने दिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।